सर मैं ऑडिबल? जमशेद बात कर रहा हूँ जी जी सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे काइंडली। जी जी सर वो जो असाइनमेंट थी हमारी बुक रिव्यू वाली, उसमें हमें डेट मिली हुई थी 9 तारीख की। वो एलएमएस पे सर 8 शो हो रही है। और सर उसमें फर्दर आपसे ये रिक्वेस्ट थी काइंडली कि 9 को सैटरडे बनता है, अगर काइंडली संडे का दिन भी हमें दे दिया जाए तो मतलब ये पूरा वीक लग गया ऑफिस वर्क में, तो वीकेंड पे हम चाहते हैं कि संडे रात 12 तक हम लोग से फाइनल कर दें। अगर काइंडली आप ये हमें फेवर दे दें। काफ़ी हेडेक है सर, सुबह से बैठा हूँ मैं तो छुट्टी करके। ये रिक्वेस्ट है 10 तारीख की, अगर रात 12 बजे तक कर दें। अच्छा हमारी क्लास जो है नेक्स्ट 13 को है ना? यस सर, आई थिंक ठीक यस है, 10 को जी सर। तो आपको मैंने 11 तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। थैंक्स अ लॉट सर, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो बट मच। रिमेंबर नाउ व्हाट इज नाउ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ठीक है। एंड 11 को आपने 11th को ये सबमिशन करनी है, और उसी दिन दोबारा दूसरी सबमिशन करनी होगी एंड ऑफ नेक्स्ट डे में, यानी ट्यूसडे को आपने सारी प्रेजेंटेशंस अपनी जो है वो सबमिट करनी होगी, ठीक है। सर पीपीटी से जी हाँ, पीपीटी। सर उसमें ये है कि बाकियों को तो नहीं मुझे पता सर, मुझे तो बनानी भी नहीं आती बिल्कुल ही पीपीटी कभी, मतलब आज से पहले कभी बनाई नहीं है। स्टार्ट उस लर्निंग पे ये है क्योंकि दैट, हम लोग दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। सर उस पे ये है सर कि ये रिव्यू लिख रहे हैं सर हमारे फाइल के, तो वो एक दिन में कैसे होगा सर, मतलब पॉसिबल 500 है, साल की आप बुक है। यानी जो सर बुक्स कॉपी करनी है उनका, उनकी पीपीटी बनाना इज टू डिफिकल्ट सर, वो मुश्किल हो जाएगा क्या सर। बुक्स मतलब जितने पेजेस की बुक है उसका रिव्यू ही लिख लें तो बड़ी बात है, उनकी पीपीटी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। काइंडली वो पीपीटी ना बनवाएं नहीं, तो मैं आपने प्रेजेंटेशन फिर कैसे देनी है? दिस इज नॉट द सर। पर्पस। प्रेजेंटेशन तो अगर हम एक एक देने लगे तो आठ 100 सफ़ों की किताबें हैं, तो फिर वो तो एक एक क्लास जाएगी उसमें। नहीं, तो मैंने 8 सफ़े की आपको बुक की प्रेजेंटेशन तो नहीं कह रहा, आपने जो बुक रिव्यू की है उसकी आपने मुझे प्रेजेंटेशन देनी। सर बुक रिव्यूज भी हमारे 3000 5000 वर्ड्स, और सर सो फिर उसमें बुक समझानी तो पूरी है ना, सो यू वरना सर हम एक एक पॉइंट शॉर्ट शॉर्ट बताएंगे तो उससे तो कोई फायदा नहीं है, बुक की तो समझ नहीं आएगी क्योंकि बुक्स तो बहुत लेंथी और हर उसका चैप्टर सेपरेट है। यू हैव टू मे बी। सर असल में सर अगर ये अभी सेमेस्टर एंड ना हुआ होता तो सर फिर कर लेते, लेकिन असल में 2 असाइनमेंट सर हमें और भी मिले हुए हैं, और मैं फाइनल अभी भी आपको चूंकि बिल्कुल। सर प्रपोजल भी मिला हुआ है, वो भी अभी सबमिट कराना है हमने। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और उसमें दूसरा इशू ये कि चूंकि वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ वाले टीचर बाद में आए थे, तो उनको दोनों असाइनमेंट इंटरनल जो है वो अब हमने देनी है एक अब 10 दिन में। तो सर अच्छा, काइंडली बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर बुक रिव्यू पे हमें इत्तेफाक कर ले तो। नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं होगा कि द पर्पस इज नॉट कि आप अपनी एक इंडिविजुअल आपने पढ़ ली एक बुक, तो दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस असाइनमेंट। मेरी असाइनमेंट का पर्पस ये होता ही नहीं है, मैंने कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव रखे होते हैं प्रेजेंट असाइनमेंट के। आई थिंक माय स्टूडेंट नो दैट। वो ये होता है कि you will submit that PPP. I mean PPP of, if you have reviewed that book, obviously you have its main points. या जो कुछ आपने अपनी बुक रिव्यू में 300 पेज वर्ड्स में आपने लिखा है, मेन पॉइंट्स तो आपको पता है, तो आप मेन पॉइंट्स कॉपी पेस्ट करें, इट वोंट टेक मोर देन 1 hour, आई एम श्योर। आप वहाँ कॉपी पेस्ट करें उनको खूबसूरती के साथ, एंड देन ऑब्वियसली यू हैव टू प्रेजेंट इट इन द क्लास। ऐसे तो नहीं होगा कि आप, ये तो पहले मैंने बताया लिखा होगा कि यू हैव टू प्रेजेंट इट इन द क्लास, लेकिन नेक्स्ट डे आपने पीपीपी इसलिए सबमिट करानी है दैट पीपीपी विल बी शेयर्ड विद ऑल द ग्रुप्स, और क्लास से पहले वो तमाम लोगों ने, आई विल टेल यू कि किसने प्रेजेंटेशन देनी है 1 day बिफोर। सो उन लोगों ने तो अपनी मेन प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, बाकी जो लोग होंगे they have to at least go through that PPPs, और जब वो क्लास में बैठेंगे then you have to understand that
presentation given by one student, they have to, number one, understand that. Number two, they have already studied some PPPs, कुछ idea हो गया, then they have to make their own contribution. They have to, क्या कहते हैं, they have to participate into that. If you don't participate, आपके तो, you know, 10 marks आपकी participation के हैं. That means that you have to question them. Did you understand these? Presenter will be at your disposal, and you have to make sure that you understand everything that he has just described. Every presenter से आपने ये make sure करना है कि आप उसको समझेंगे. अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं फिर आपसे question करूँगा. I will be checking your participation. Then I may also randomly from regarding that presenter, आपको समझ आया है? नहीं आया तो then you will, आपके जो 10 marks हैं, so far you have only done with your 10 marks. Remember, book review is the 10 marks only. You have written that fine. Now 10 marks are your presentations. You have to make sure that all the people, they understand your presentation. They understand your book review. That is the second 10 marks. मैंने division already आपको बताई हुई है. And the third is the remaining 10 marks is about participation. That how do you participate in all these presentations? Do you have question? सर वो ठीक है, लेकिन असल में ना अभी टाइम इतना कम है, क्योंकि सर अगर ये किसी पाकिस्तानी ऑथर की बुक होती फिर तो इतना इशू नहीं था. हमें बुक रिव्यू लिखने में भी सर हमने सारे काम छोड़ दिए, प्रैक्टिस भी कुछ भी नहीं कर रहे, तो बमुश्किल सर हम लेवल तक you will realize later on कि ये आपने क्या किया है. और if you don't go through that activity, you will only कहाँ एक बुक और कहाँ 24-25 बुक्स. तो आपने एंड पे आपने एक बुक पढ़ लिया है, that is not the purpose. You have to come across and get familiarized with all these important books of the corporate law. These are the most important books of the corporate law in the current times. And you have to familiarize with it. हम basically office बैठे हुए होते हैं. अभी भी right now I am in the office और इस मामले में सर टाइम का बहुत ज़्यादा extremely issue हुआ है सर. अभी भी assignment जो आपका बुक रिव्यू था सर, वो भी अभी भी तकरीबन उसका कंक्लूजन लिखना बाकी है. वो भी अभी मैं बैठ के आपकी असाइनमेंट भी बनाने लगा हूँ इस लेक्चर के बाद, जो उसका कंक्लूजन रहता है सर. उसकी पीपीटी अगेन बनाना, इट वुड बी वेरी हेक्टिक फॉर ऑल ऑफ अस. मोस्टली जो लोग प्रैक्टिसिंग हैं सर, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है सर. एंड मोस्ट ऑफ अस आर प्रैक्टिसिंग लॉयर्स. You will remember and you will really enjoy these time and you will. नहीं सर वो बात ठीक है, लेकिन असल में अगर हम हर एक जो 25 बस यही बात ही ठीक है, यही बात ठीक है, बस यहाँ तक ही बात ठीक है. लेकिन सर असल में I have given you हमारा proposal और 2 assignments already I have already given you 2 extra days. तो आपने सबमिट कल तक करानी थी ना. नहीं, आपने 9 तक सबमिट करानी थी ना. आप 9 तक सबमिट कराए सर. वो भी आपने डेट 8 लिखी हुई है एलएमएस पे. मैं एलएमएस पे उसको 9 नहीं कर रहा हूँ सर. असल में इशू ये है कि हर बंदा अगर मैं उसको एलएमएस पे 10 कर रहा हूँ आपकी सबमिशन डेट, और 2 दिन आपके पास होंगे 11th and 12th की नाइट को आपने पीपीपी. सो 2 दिन आर मोर देन सफिशिएंट. ऑब्वियसली यू हैव टू प्रिपेयर दैट. उसको प्रिपेयर भी करें और उसकी प्रेजेंटेशन पिक भी बनाएं. जस्ट सबमिशन ऑफ असाइनमेंट has never been meant from this activity. It's not acceptable to me. सर आप बेशक 10 तक ना बढ़ाएं, हम तो कह रहे हैं कि 9 को ये सबमिट कराएं, तो जो 3 असाइनमेंट्स बाकी हैं उनको तब देखेंगे. अभी तक तो हम सिर्फ रिव्यू के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे. उनसे एक्सटेंशन मांगे सर जी. पूरा प्रपोजल रिसर्च की मैम एचओडी ने प्रपोजल दिया हुआ है और 2 असाइनमेंट्स कंसेक्टिव हमें और मिली हुई है. उनकी भी डेडलाइन आपको पता है 14 को इंटरनल की सबमिशन है.
तो वो भी हमने करने हैं। और रिव्यू की वजह से अभी तक हम उनको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया। सर हम तो अपने वाले की तो बुक रिव्यू हम लोग कर लेंगे, पीपीटी भी बना लेंगे, उसको मे भी प्रेजेंट भी कर लें, लेकिन दूसरे का पढ़ना वो भी इतने टाइम में, मतलब 27 बुक्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने पढ़नी है 8-10 दिन में, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो समझ भी नहीं आनी हम लोग क्या कर रहे नहीं, हैं क्या मैंने नहीं आपकी कर बुक नहीं पढ़वानी है। मैंने और कुछ रिव्यू को मतलब बुक की होगी ना सर, एक दिन जाहिर है उस पे no. इसी का रिव्यू हुआ है। Okay. So what would happen? You have to spend only 30 minutes to go through the slides. जो स्लाइड होती हैं वो आपको, जो भी स्लाइड होगी that will give you the important points about that book. So 30 मिनट में आप हर बुक की ओवरव्यू ले सकते हैं, लेस देन 30 मिनट। सो जब प्रेजेंटर आएगा, सो यू विल आस्क, ही विल प्रेजेंट इट, एंड क्लास के दौरान जब ये प्रेजेंटेशन हो रही होगी, यू हैव टू बी अटेंटिव, यू हैव टू लिसन देम, एंड आपने कुछ नोट्स ऑलरेडी लिए हुए होंगे, कुछ जब वो प्रेजेंट कर रहा होगा आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है, यू हैव टू नोट इट एंड यू हैव टू क्वेश्चन इट। ये क्लास पार्टिसिपेशन एक्टिविटी है। एट द मैक्सिमम यू हैव टू गिव 10 to 15 minutes for each presentation before getting into the class, and I will tell you one day before the class के किसकी presentation है। उन 6-7 presentation को आपने go through होना है, और then जब class हो रही होगी attentively presenter को सुनना है। अगर आपको difficulty हुई है presenter से पूछें, and you have to make sure whatever he is presenting you listen it and you understand that. If you don't understand that, question him. If you don't question, ये नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आ रही तो आप सोए हुए हैं पीछे और प्रेजेंटेशन खत्म हो गई। It may not happen. Sir, the pertinent point here is that we have to go through this particular activity with 27 people से, और ये मतलब 27 लोगों के साथ ये सारी एक्टिविटी करना, it will not only take too much time but it will also हमारा फोकस जो है, जो मतलब at the same time बहुत सारी चीजों पर है सर, वो कन्वर्ज होकर सिर्फ एक ही साइड पर आ जाता है सर। बाकी साइडों से, ऑफिस वाली साइड से, सीनियर्स वाली साइड से, ऑफिस को तो आप ऑफिस वगैरह को तो अभी आप कम टाइम देना, ये महीना एटलीस्ट, दिस इज द लास्ट सेमेस्टर में ये आपका ज्यादा हेक्टिक होगा। अच्छा, अगेन रिमेंबर कि इन बुक रिव्यूज में से एक आपका बुक रिव्यू भी आपके फाइनल एग्जाम में भी आने वाले है, ठीक है? ये ऐसे एक्टिविटी नहीं जाती, फाइनल एग्जाम में आएगा। जी 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 आती है, ठीक है सर। ये तो अननेसेसरी सर अगर ऑनलाइन पेपर होते फिर तो समझ में आ रही थी बात, लेकिन सर ऑन कैंपस में सर बुक रिव्यू हम कैसे सर करेंगे? क्योंकि आप जब सर दूसरे की बुक रिव्यू, जब आप प्रेजेंटेशंस अटेंटिवली सुनेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। यू डोंट वरी अबाउट ये जरा सा गुजारा करें। आपको एक बुक देंगे, उसका रिव्यू कैसे लिखेंगे पूरी बुक का पेपर में? वो भी सर उसको मेमोराइज करना तो एंटायरली डिफिकल्ट हो जाएगा ना सर। चलें उसकी अगर हमने पीपीटी किसी से सुन तो ली है, दैट इज ऑलराइट। यस यू गो थ्रू दैट लिखेंगे कैसे सर? 800 पेजों की किताब को once this activity मतलब has 2 या 3 घंटे के पेपर में लिखना सर, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। once the activity has taken place then we will discuss it, ठीक है? अभी आप छोड़ें, आप पहले उन बातों में ना जाएं जो कि अभी आपने देखी नहीं। If you really go through that process first, शाफान गुजारा हो रहा है, बहुत इस बार गुजारा हुआ है सर। ऑनलाइन क्लासेस के जो गुजारे आपने सेकंड लास्ट क्लास है, एंड सर ये इस सारे काम के लिए प्रिपेयर होने के लिए सर we also need a lot of time and second last class किसने कहा आपको सेकंड लास्ट क्लास है? सर ये अगले हफ्ते में तो सर the next week is going to be the last week of this particular semester. You don't worry about that. कोई लास्ट सेमेस्टर एंड नहीं हो रहा। ये सारी प्रेजेंटेशन खत्म ही होंगी और आपकी नेक्स्ट क्लास में 2 क्लासेस होंगी नेक्स्ट वीक में, एक मेकअप होगी, एक रेगुलर होगी। सर वो आपके लिए तो क्योंकि इशू नहीं होगा, बाद में भी रिजल्ट सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन सर हमने फाइनल की भी तैयारी करनी है ना। फाइनल अभी दूर है, फाइनल आपका 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है। बहुत दूर की बात है। अभी जो 3 और पड़ी है, हमें तो उसका है कि प्रपोजल पूरा अभी सबमिट कराना है। हाँ वो भी हो जाएगा। सर वो कैसे होगा? वो भी इस रिव्यू की तरह मैम भी कह रही है कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट चाहिए।
और इधर से रिव्यू हमारी बुक रीडिंग ही खत्म नहीं हो रही थी कि हम प्रपोजल का भी टॉपिक भी नहीं सिलेक्ट किया। You will enjoy this time, these hard times. एंजॉय करेंगे Sir, हम। many of us will not even be meeting each other in future, sir. Some of us will only be practicing, others will be, नहीं आप अकेले में ही clustering around, and some of them will आप be, नहीं मैं out of the enjoyment country. means We might not even meet each other in the future, sir. नहीं So, मैं sir, how इस are we supposed to, even to enjoy it at this time, नहीं let मैं इस alone the future, sir? नहीं मैं ये enjoyment इस context में नहीं क्या बात कर रहा हूँ. You will enjoy when you will be sitting alone. You will enjoy this time. Remember. ठीक है तो मैंने टॉपिक कंप्लीट कर लिया. अच्छा सर असल में अगर पॉसिबिलिटी होती इन तमाम चीज़ों की तो हम सर ज़रूर करते, क्यों ना करते, लेकिन असल में वो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से सर पॉसिबल ही नहीं है ना सर. सर इस बुक में सर इतने मुश्किल अल्फाज हैं, इतने मुश्किल अल्फाज हैं सर, हमें इतना टाइम इसलिए लग जाता मैंने है. आपको डेढ़ माह मैंने इसलिए आपको महीना डेढ़ दिया था टू डू दिस सर एक्टिविटी. जो अल्लाह का अगर दूसरे स्टूडेंट समझ सकें, बहुत मुश्किल अल्फाज हैं बुक में, प्रोफेशनल बुक्स हैं सर, थोड़ा गुजारा करें. तो मैंने इसलिए आपको काफी टाइम दिया था ना कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें. एक चैप्टर एक वीक में पढ़ते आप, इस तरह इट वुड हैव बीन. तो वो दरमियान में पेपर्स फिर वाइवास वो भी चीजें दरमियान में साथ साथ ही चलती रही हैं, तो समझे 1.5 महीना पूरा तो हम इसको दे ही नहीं सके। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप स्टार्ट करें बुक रीडिंग इसकी आप स्टार्ट करें. चलें तो कैन यू सी द स्लाइड्स? नो सर. अच्छा ये मैं जरा क्विकली, दिस इज नॉट द सेकंड लास्ट क्लास, ये चलती रहेंगी क्लासेस, आप यू डोंट वरी अबाउट दैट. आवर्स को आप छोड़ दें, ये आवर्स मिनिमम होते हैं जो आपने कंप्लीट करने होते हैं, मैक्सिमम को लिमिट नहीं है. तो इट में गो अप टू 50 और जहाँ भी जाते हैं, नो टेंशन. प्रेजेंटेशन जो है वो आपने इट शुड बी मैक्सिमम 20 15 to 20 मिनट्स में आपने सारा जिस्ट अपने बुक रिव्यू का प्रेजेंट करना है. बाकी आपको मैं बाद में बता दूंगा. ये जो अभी लेट मी कंप्लीट द टॉपिक. एज आई टोल्ड यू देयर कुड बी अ वेरिएशंस. मैं तो पीछे था. यस सो आपने जब राइट्स चेंज करने हैं, so you have to change the AOA, and in addition to that the shareholders which are going to be affected from that अल्ट्रेशन और उनके राइट्स चेंज हो रहे हैं, तो उनकी भी आपने 3/4 मेजॉरिटी लेनी होगी इन ऑर्डर टू bring those changes. And as against that, 10% of the aggrieved shareholders of any class may apply to the court within 30 days to cancel that resolution. अगर affect हो रहे हैं कुछ shareholders, तो at least 10% of them they can go to the court. लेकिन जब कोर्ट के पास भी जाएंगे तो कोर्ट के पास भी लिमिटेड पावर्स हैं इन दैट केस. नंबर 1, कोर्ट कैन ऑर्डर इन द अबव केसेस जो रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, इफ the company didn't provide any material information to shareholders while passing that resolution, या variation unfairly prejudice that clause. Unfair कोई सीन चल रहा है इनके साथ, इन affected shareholder के साथ अंडर सेक्शन 59, तो फिर ओनली देन कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर सकती है. अदरवाइज कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है सच नहीं है, अनलिमिटेड पावर्स नहीं है. अच्छा अब इनकी बेसिस पे जो हम नॉर्मली कहते हैं हमारे पास प्रेफर्ड शेयर्स हैं, हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं. ऑर्डिनरी शेयर्स तो हो गए जिनके पास विच हैव द लीस्ट प्रायोरिटीज, जिनके पास ज़्यादा राइट्स नहीं होते हैं, दे आर जस्ट एंटाइटल्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड नॉर्मली. और प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं which have been given some priority over ordinary shares, and dividend is usually at a fixed percentage, जो कि सब रूल 2 में हमने राइट टू डिविडेंड पढ़ा है. तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं
as I think Naeem or Jamshed was questioning, normally they have dividend at a fixed percentage. I mean, irrespective of the fact whether a company has earned how much profit, they would be entitled for a certain percentage of the profit. यानी normally fixed, almost it's familiar, it looks like a loan क्योंकि इनका जो return होता है वो fixed होता है. But obviously since it's a share, तो इनको return जो मिलेगा that will be from the profit. आएगा profit से, लेकिन वो fixed हो सकता है. For example, इस माह में, इस year में company ने profit earn किए 1% of the total capital, and they could say कि we will get 2% of the total capital. हमारा जो profit होगा वो 2% होगा, so they can fix it. तो company को 1% हुआ है, but they would be entitled for 2%. ये हो सकता है. Cumulative preference shares ये है. सर ये सब रूल 2 किसके है सर? ये जो एक्ट है उसका मैंने जो रूल्स अभी आपको बताए थे 2000 के, कैपिटल वेरिएशन इन राइट्स शेयर 2002 के रूल्स है. ये कैन यू सी नाउ? शेयर कैपिटल वेरिएशन इन राइट्स एंड प्रिविलेजेस, इसके रूल, ये जो सब रूल 2000 के तहत ये पॉसिबिलिटी है. Right to dividend, I told you there could be variation regarding right to dividend. So this is how it is done. Certain shareholders have preference over the dividend. They can have, I mean, first of all, you have to give dividend to these preferred shareholders, and then if there is something remaining, you will pay to the ordinary shareholders. Cumulative preference shares here, that this is also preference shares, but if the company is unable to pay the dividend to the preferred share in 1 year, then in the next year, obviously they have to pay the twice, one for the previous year and one for the current. Okay, one for the, so it becomes cumulative. Previous P और current को इकट्ठा करके जब preference जो return दिया जाता है, that is known as cumulative preference shares. Then it means ordinary preference shares है, तो it means अगर profit हुआ तो you will have 1% or 2%, whatever the provisions of that shares may be. Let cumulative, if they have been mentioned that they will have cumulative preference shares, it means एक साल में अगर profit नहीं हुआ तो उनका वो जो right है वो retain रहेगा. Next year में वो उसको अगर profit ज़्यादा होता है तो वो previous भी अपना accumulate करेंगे from the company. So it will be known as cumulative preference shares. Participation preference shares, it is also a specified rate that preferred dividend are paid to the preferred shareholders as well as an additional dividend based on some predetermined conditions. ये भी preferred shareholder भी होते हैं, लेकिन in addition to their preferred dividend, they participate into something more than that. Yani they have little more benefits as well. Number one, they will get the preferred dividend. They will get the dividend from the preferred as a preferred, but afterwards, ये हो सकता है कि once they have been given their 1%, the remaining will be given to the shareholders, ordinary shareholders, and if there is any profit left, then they will have the right to participate into that profit as well. Or so they have somehow participation either into the remaining profits, or they could have certain preference at the time of winding up, etc. क्योंकि normally preferred shareholder को winding up पे कोई right नहीं होते हैं, but they could participate in that case as well. Yes, Jamshed, आप बताएं. Or let me complete. These are very easy, just simply. The other one is convertible preference shares. It simply means that वो preference shares जो कि after a certain period of time, they could be converted
into ordinary shareholders, and that's it, with the option to convert into ordinary. And initially for 2-3 years they are preferred, but after 3, 4, 5 years they will be converted into ordinary shares. And the last one is redeemable or callable preference shares. These are the shares with the right of company to buy back shares as specified. Company may provide that we are offering them for 6 years or for 10 years. After 10 years, we will buy them back. It means they will be taken back, redeemed by the company. जो उनका कैपिटल था वो वापस करके कंपनी उनसे शेयर रिटर्न कर लेगी. Yes, and this is possible. Redeemable is allowed to the listed companies only. अच्छा, additionally one more point कि ये जो आपने वेरिएशन देख रहे हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस दी जा रही है और कुछ को कम. रिमेंबर दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी. जब कंपनी किसी को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, ऑब्वियसली कंपनी ऐसी सिचुएशन में होती है, या वो जो थर्ड पार्टी है, शेयर होल्डर है, प्रेफर्ड शेयर होल्डर है, वो ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन में कंपनी को हेल्प आउट कर रहा होता है, इसी तरह कंपनी उसको ज्यादा फेवर कर रही होती है. सो इट्स ऑब्वियसली ये गिव एंड टेक कंपनी और इस इन्वेस्टर या इस शेयर होल्डर के दरमियान होता है. नॉर्मली जो प्रेफर्ड शेयर होल्डर होते हैं ये इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सो टू से. ये आप जमशेद विद दिस शेयर्स के काइंड्स खत्म हो गए. जी बताएं. वो जो आप बता रहे सर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का, वो जो प्रीवियस ईयर की बात आप कर रहे हैं, ये उस ईयर से भी पिछला ईयर है जिस ईयर में उसको प्रॉफिट हुआ ही नहीं कंपनी को, या उसकी बात कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं हुआ था और सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट ईयर में? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2017 में प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को, और 2018 में जब हो गया प्रॉफिट तो जो बंदा है वो 17 का भी लेगा, 18 का भी लेगा, और 16 का जिक्र आप कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे? नहीं, I mean, obviously, the right to profit will start, it will commence from the day he has become shareholder. जब वो shareholder बना है तो उस साल अगर नहीं हुआ तो फिर उस साल का भी and the coming years में अगर profit हुआ है तो he will be entitled for 2018 and 2017 when he became shareholder. So, for example, 2019 में I became shareholder of a company, so I will be entitled for 2019 as well as 2020 as well. अगर 2019 में नहीं हुआ तो 2020 में I would be entitled for both 19 and 20. सर इस सूरत में भी जो प्रेफरेंस वाला होगा उसको पहले मिल जाएगा, और फॉर इंस्टेंस अगर कोई डिविडेंड नहीं बचता तो फिर ये साल दोबारा खसारे में जा सकता है? You means there is no dividend in 2020? फॉर इंस्टेंस डिविडेंड हुआ, लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में जिसके पास है उसके लिए तो फिक्स है ना, उसको मिल गया और सब्सिक्वेंटली कोई डिविडेंड बचा ही नहीं जी, तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वालों को फिर पिछले दो सालों का इकट्ठे मिलेगा? यस एग्जैक्टली, क्योंकि इनके साथ टर्म जो है वो इसी से होगा दैट यू विल हैव एनुअल फिक्स इंटरेस्ट और एनुअल फिक्स परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, तो वो ऑब्वियसली वो अनड्यू रहेगा. सर जी सर ये अभी नॉर्मली सर मैं आई हैव अ क्वेश्चन. जी जी नॉर्मली हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो आफ्टर कंपनीज का कोई डिफरेंट पैटर्न है. कोई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टरली अपना स्टेटमेंट्स इशू करते हैं दैट द कंपनी हैज अर्नड दिस मच प्रॉफिट ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, और उसमें से देन आफ्टर टैक्स दे कैलकुलेट प्रॉफिट पर शेयर. फॉर एग्जांपल हबीब बैंक का एक ऐड मेरे सामने पड़ा जिसमें हबीब बैंक ने डिक्लेयर किया दैट दे हैव अर्नड प्रॉफिट ऑफ 21.6 बिलियन रुपीस आफ्टर टैक्स. तो ये पर ईयर सॉरी जो पर शेयर जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी 4.25 रुपीस पर शेयर.
इस Yeah. तरह से then they will divide profit among the shareholders according to the number of shares. जी ये ऐसे जो अभी हम इसके अंदर ऐसी मतलब ये वो जिस तरह की हम ऐड में चीज देखते हैं दैट इज वेरी सिंपल और दैट कैन बी वेरी इजीली कैलकुलेटेड। हर बंदे को पता कि मेरे पास 50,000 शेयर हैं, किसी को पता मेरे पास 10,000 शेयर हैं, और आपने डिविडेंड जो है जो प्रॉफिट है वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन इस तरह जी जो अभी हम पढ़ रहे थे रूल्स में, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते होंगे लोग प्रेफरेंसेस के ऊपर देखा जाए तो? अच्छा, ये एक तो हाईली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनीज होती हैं उनमें ज़्यादा ये रहती है ये चीज़। ठीक है, उसमें नॉर्मली जब वो एक परसेंटेज पे है, सो यू सी के अभी बैंक में प्रेफर्ड शेयर होल्डर नहीं होंगे। Had there been preferred shareholders, so they would have provided that this is the profit, 24 billion whatever, and 1% of this profit has already been allocated to the preferred shareholders, and now this is the remaining which can be now distributed among the ordinary shareholders. These are my guesses, by the way. ठीक है, मैं भी personally मैं भी ऐसे ordinary जो प्रॉफिट की ऐड आती है उसको मैंने देखा, या कंपनी की स्टेटमेंट को स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड मैंने कोई देखा नहीं है। लेकिन प्रेफर्ड शेयर्स जो हैं ये एक तो नॉर्मली इसमें ट्रांजैक्शन जो कर रहे होते हैं वो फाइनेंशियल कंपनीज के साथ कंपनी ट्रांजैक्ट कर रही होती है, उनके साथ डायरेक्ट डील हो रही होती है, तो एंड वो अपना कोई फिक्स करते हैं अपना परसेंटेज इन द प्रॉफिट एटसेट्रा, so that could be possible answer. तो सर देन अगर ऑर्डिनरी एंड प्रेफर्ड शेयर्स का हमने डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है लॉ ने, तो इसका मतलब है कि जो प्रेफर्ड शेयर है दैट मे हैव अ हायर प्राइस कंपेयर्ड टू एन ऑर्डिनरी शेयर। एम आई राइट टू बिलीव सो? यस, हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि उसमें देखें एक और सीन भी होता है कि मोस्ट इफ नॉट मोस्ट बट इट ऑफन हैपन्स कि कंपनी अपना सारा प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड में कन्वर्ट नहीं करती है। इट डजंट डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ इट्स प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स। वो कुछ रिटेन भी करते हैं अपने पास, ताकि फ्यूचर कुछ अगर प्लान्स हैं कोई कुछ भी अनफोर्सीन उसके लिए वो रिजर्व में रख देते हैं। आई थिंक प्रॉफिट रिजर्व कहते हैं अकाउंट, उसमें वो उसको रिटेन कर लेते हैं। तो वो रिटेन जनरली तो वो कर सकते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए, प्रेफर्ड के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेफर्ड के लिए एक फिक्स बात हो गई और उसी के प्रेफर्ड को आपने एक फिक्स परसेंटेज से आपने प्रॉफिट देना होगा। एंड ऑब्वियसली दे आर गिवन प्रेफरेंस, क्योंकि नॉर्मली ये प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स उनको बनाया जाता है जो कि क्रूशियल टाइम में कंपनी को हेल्प करने के लिए फाइनेंसिंग करती है या शेयर होल्डर्स बनते हैं। एंड इट लुक्स लाइक अ लोन, लुक्स लाइक, क्योंकि परसेंटेज थोड़ी सी फिक्स है तो इसलिए प्रिजम्पशन जो है ना उस तरफ भी जा रहा होता है। सर ये सेम नईम भाई की तरह का क्वेश्चन था, ये मेरा भी ये क्वेश्चन था। इसमें सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसमें जब कंपनी को बंदा वापस शेयर बेचता है और कंपनी बाउंड है कि इस तरह के शेयर को खरीदे, तो क्या उसी रेट में खरीदने के लिए बाउंड होती है या उस वक्त के रेट के ऊपर लेगी वो? मैं कोई आई थिंक सर्टेन आंसर नहीं दे सकता हूँ। ये जरूर कह सकता हूँ कि इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन देयर इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे वो अगर डिटरमिन कर लें तो वो तो हो सकता है। आई मीन इफ दे एग्री कि जो मार्केट प्राइस होगी उसमें सेल आउट करेंगे, रिटर्न करेंगे, यानी ये तो हम बीइंग अ लायर हम ये सपोज कर सकते हैं। एंड इफ इट इज रिटर्न कि जो करंट वैल्यू इसी में ही बाई बैक करेंगे तो यही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। मजीद आप देख सकते हैं कि ये नेगोशिएशन अगर मैं राइट नो इसी प्राइस में मैं रिटर्न करूंगा फ्यूचर में कंपनी को, तो कुछ और एडवांटेजेस मैं ऑब्वियसली नेगोशिएट करना चाहूँगा कंपनी के साथ,
और अगर मैं ये कहूँगा कि उस प्राइस पे मैं आपको सेल आउट करूँगा तो उसमें भी रिस्क हैं, क्योंकि प्रेफर्ड शेयर होल्डर जब आपके पास आता है तो कंपनी का ज़रूरी नहीं है कि उसकी मार्केट वैल्यू ऊपर जा रही हो, नीचे भी जा सकती है। सो नीचे वाला सीन भी काउंट किया जा सकता है। तो अगर मैं आज ही के रेट पे उसको रिटर्न कर रहा हूँ तो ये एडवांटेज हो सकता है कि ज़्यादा लॉस ना हो, बिकॉज यू कांट फोरसी द प्राइस इन द फ्यूचर, but it always depend upon that specific contract between the company and preferred shareholders. Any other question? No? Chale. Then Allah Hafiz, inshallah.